गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर का 7वां वीडियो रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग कई सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हो गया हीटिंग इफेक्ट, हो गया केमिकल इफेक्ट भी हो सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इन दोनों की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, इनको हटा देते हैं। हमें आज पढ़ना क्या है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक, तो हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देख सकते हो, जैसे कि अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो होता क्या है, जैसे आप इसमें करंट पास कराते हो तो जो करंट आती है वो उसके फिलामेंट्स में जाती है सबसे पहले। ठीक है, फिलामेंट्स में जाती है और उनके फिलामेंट्स को, इस बल्ब के फिलामेंट्स को वो क्या करते हैं, हीट अप कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि हमने प्रोवाइड क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी वजह से क्या हमें मिल रहा है, एक तो हीट मिल रही है, साथ ही साथ जैसे ही जो हमारा फिलामेंट है वो हीट अप होता है तो वो ग्लो करने लगता है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, सेकंड आउटपुट हमें मिल जाता है लाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हम इनपुट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है और दूसरी क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आप इलेक्ट्रिक करंट एज अ इनपुट दे रहे हो उससे हमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिल जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, ये देखिए क्या है, ये कह रहा है कि when an electric current flows through a metallic conductor it gets heated up, this is called the heating effect of the current। यानी कि ये आप डेफिनेशन कह सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक, होता क्या, कंडक्टर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या है कि जैसे ही इसमें बैटरी लगाते हो, बैटरी जैसा लगा दिया हमने, ठीक, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, तो जिधर प्लस रहता है, ठीक, इधर होता है हायर पोटेंशियल एरिया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका हाई रहता है और इस एरिया में आपका रहता है लो पोटेंशियल एरिया। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर टू लोअर जाती है, यानी कि करंट का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर रहता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो हमेशा लोअर टू हायर रहता है। ठीक है, जिधर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है उससे हायर पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, करंट हायर टू लोअर चलेगा। क्लियर है। उसके बाद होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे उन्हें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं और मूव करते करते जो प्लस एलिमेंट्स होते हैं, प्लस एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, जैसे हम लोगों ने सीखा था कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है एटम। ठीक, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हम एटम है और एटम से क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, ठीक, या इस पर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इस पर 3 प्लस आ जाता है। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 4 प्लस का आ जाता है। क्लियर हुई बात। ठीक, तो जैसे क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यहाँ से एग्जिट करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, ये हमारा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर की तरफ मूव करने लगते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलैप करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये प्लस की तरफ ज्यादा कोलैप करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि E और E ये क्या हो जाता है कि ये होते हैं सिमिलर चार्जेस, तो ये आपस में उतना बेटर कोलैप या कोलिजन उतना बेटर नहीं हो पाता है। जबकि क्या है कि ये प्लस और माइनस ये आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इनका कोलिजन काफी हाई होता है और जितना बेटर कोलिजन होता है उतनी ज्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो यही कारण होता है कि हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, ये कह सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है इनके कोलिजन से हमारा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, अब क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक करंट होगी, यानी कि यहाँ पर जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे उतने ज्यादा कोलिजन होंगे और उतने क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि जितनी ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे उतने ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये इसका। ठीक,
उसके बाद देखो क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कोई भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, तो वहां पर क्या कर रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो पहला फैक्टर तो आपने समझ लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है, और एक जगह पर आप 10 एम्पियर के करंट फ्लो करा रहे हो, तो यानी कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुई बात? ठीक, यानी कि स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल आप मैंने 20 एम्पियर कर दिया, तो यहाँ पर हीट और ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा आप करोगे, हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा। क्लियर होगी बात? दूसरा होता है द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। आप जो कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आप क्या करते हो कि ये जो करंट फ्लो करा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट के लिए करा रहे हो, एक 15 मिनट्स के लिए करा रहे हो, ठीक, तो 15 जितना ज्यादा ड्यूरेशन में आप करंट को फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आयरन होता है, आप अपने आयरन को क्या है, अगर आप 5 मिनट्स तक उसे हीटअप करते हो तो वो थोड़ा सा कम होगा, अगर आप 10 मिनट्स तक करोगे तो और ज्यादा जो हीटअप हो जाता है। तो वही है कि जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। लास्ट जो होता है रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही ज्यादा अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ पर जो करंट आता है ये क्या करता है कि वैसे नॉर्मली ये सिंपल, अगर मान लो ये लोअर रेजिस्टेंस का हमारा वायर है और ये हायर रेजिस्टेंस का है, अगर ये लोअर रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक, तो इसमें करंट को फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये कम टाइम तक पर सेक्शन रुकेगा। मतलब इस सेक्शन में वो या किसी भी सेक्शन में कम समय तक रुकेगा अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक। अगर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहेगा तो ये क्या है कि हर सेक्शन में थोड़ी देर तक रुकेगी करंट, थोड़ी देर तक करंट रुकेगी, और जितनी ज्यादा करंट रुकेगी, जिस सेक्शन में जितने ज्यादा टाइम तक रुकेगी वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए क्या हो जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट के। करंट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ओके, क्लियर है बात? ओके, ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो समझते भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, ओके, तो कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक, रेजिस्टेंस होता है। अब इस रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है कि हमें सपोज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है। तो ये क्या रहता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करना, ठीक है, इसके अंदर जो पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी उसे अपोज करना, ठीक। तो होता क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को इसमें फ्लो कराना है। तो इस चीज को फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एनर्जी देते हैं इसको, ठीक है, एक एनर्जी देते हैं और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक वर्क करते हैं, ठीक है, एक एनर्जी देते हैं, ठीक, और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक वर्क करते हैं जिससे ये करंट इसमें फ्लो हो जाए, ठीक है। तो जब अगर आप वर्क करोगे इस इलेक्ट्रिक करंट को इस रेजिस्टेंस के थ्रू आप पास कराओगे तो होता क्या है कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप जितना वर्क करते हो उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, उस इलेक्ट्रिक करंट को इस कंडक्टर के थ्रू पास कराने में जितनी भी एनर्जी लगती है हमारी, वही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। या तो आप इसे कह सकते हो इस जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको इस कंडक्टर के थ्रू पास कराने में जितना भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इस करंट को इस कंडक्टर में फ्लो कराने के ड्यूरेशन में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये आपका वर्क भी है और आपका हीट भी है, यानी कि ये तीनों चीज कहीं ना कहीं सेम होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका ही फॉर्मूला डराइव करना है। क्लियर हुई बात? तो देखो क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, ये सर्किट था, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर V होगा और यहाँ से कोई आएगी एक I होगी, ठीक, और I। अब हमने क्या है स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होता है, Q/T होता है। Q क्या होता था, यहाँ पर चार्ज है, Q चार्ज है, T है टाइम और I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है।
तो यहाँ से Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी, ठीक, यानी कि एक इक्वेशन तो हमारी हो जाएगी Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। ओके, नेक्स्ट क्या होता था, नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल की। पोटेंशियल में क्या था कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क करा जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। यानी किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क करा जाता है उसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, यानी कि यहाँ से हमारा सेकंड आ जाता है W इक्वल टू क्या होता है V इंटू Q। क्लियर होगी बात। हमें मेनली फोकस किस पर करना है, हमें W निकालना था, क्योंकि क्या है हमें पता है कि E इक्वल टू H इक्वल टू W होता है, ठीक। तो आप इनमें से कुछ भी निकालो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, W निकालेंगे, ठीक, उसी को इक्वलेट कर देंगे H के। ओके, W निकालने के लिए यानी कि हम मेन टारगेट ये है। आप क्या करते हैं, इस Q को यानी कि इस Q को हम लोग इस Q से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। तो Q की वैल्यू कितनी, IT, यानी कि जहां पर Q है वहां पर हम लोग IT लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा, इसके प्लेस पर लिख दोगे आप IT, ठीक, और V ऐसे आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमें पता है क्या ये क्या होता है V यहाँ पर हमने ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। यानी जहां पर V होगा वहां पर आप I इंटू R लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर V था, यहाँ पर लिख दिया हमने I इंटू R, ठीक। IT पहले से था I इंटू R, अब आ गया है तो I स्क्वायर हो जाएगा, R और T हो जाएगा, यानी W इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये W जो वर्क था वो किससे इक्विवेलेंट था, हीट के, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, W को H लिख सकते हो, तो H इक्वल टू का I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इस H के तीन फॉर्मूला है, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा कि कभी कभी आपको I और R दे रखा होता है, ठीक है, तो आप ये यूज करोगे। I V दे रखा होगा तो आप ये यूज करोगे, R और V दे रखा होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सिंपल सी, कोई बात नहीं है इसमें। हमें पता है जैसे हमारा आया है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक। हमें पता है क्या V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से V इक्वल टू I इंटू R होता है, तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, ठीक। तो अब जहां पर I है वहां पर क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस I के प्लेस पर V अपॉन R, इसका होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर, यहाँ पर R आ जाएगा इंटू T। R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, V स्क्वायर अपॉन R T, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक, यही फॉर्मूला है। क्लियर हुई बात, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर वो क्या नहीं, यहाँ पर R नहीं है, ठीक। हम लोग को पता है H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो भाई R को रिप्लेस कर दो, ठीक, R को रिप्लेस कर देंगे, तो R को रिप्लेस करोगे जब यहाँ पर, तो I स्क्वायर R के प्लेस पर V अपॉन I इंटू T, I से I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो IVT, ठीक है। ये हो जाएगा VIT लिख दीजिए, IVT सब मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है, ठीक। तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा, पूरी डेरिवेशन हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। क्लियर होगी बात। ओके, अब क्या है, अब इसी को आप जो ये चीज है हमारी, ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो H है यानी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, I स्क्वायर पे। तो भाई क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी हो गया, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। अब इस सबको तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कराते हैं तो यहाँ पर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT आ जाता है। जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे वैसे हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, यूनिट मतलब 1 रहती है, ठीक। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये जो लॉ था ये जूल ने दिया था, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये जो डेरिवेशन थी, ये जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा था, किसने देखा था, जूल ने देखा था। तो इसे हम लोग बोल देते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, आपको डायरेक्टली लिखना है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन सबको कंबाइन करोगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है अपॉन में J आ जाता है, और J की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहती है, यूनिट रहती है, यूनिट मतलब 1,
जैसे इसको हटा दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर तो क्या है कि इसकी ये जो हीट है हमारा, ठीक, तो हीट की यूनिट एसआई यूनिट क्या रहेगी हमारी, जूल रहती है, क्योंकि क्या है कि इसे जूल ने इन्वेंट या डिस्कवर करा था। ठीक, तो इस वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल रहती है, एसआई यूनिट रहेगी। क्लियर होगी बात? ओके, अब इसका स्नैप ले लीजिए। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर समझ लेते हैं क्या होते हैं हम, कि इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं बट कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे क्या होता है कि जैसे एलईडीज होती है उसमें लिखा होता है 15 वाट, ठीक है। जो एसी होती है उसमें लिखा होता है 1 किलो वाट, यानी कि 1 किलो यानी कि 1000 वाट। ठीक है, तो वाट मतलब क्या कि जैसे आप यहाँ पे एलईडी यहाँ 15 वाट में काम चल जाता है, बट एसी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1000 वाट में काम चलता है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंजप्शन, यहाँ पर कह सकते हो कि जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जितना ज्यादा होता है उसका वाट उतना ही ज्यादा होता है। जैसे एलईडीज होती हैं तो एलईडीज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम लगती है, यानी कि वो कम वाट की होती है। यही एक होता था कि हमारे पास 100 वाट वाला बल्ब होता था, पहले आता था जब एलईडीज नहीं थी। ठीक, तो उसमें क्या था कि 100 वाट था। ठीक, इट मींस वहां पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एसी का एग्जांपल लिया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका वाट बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन मतलब क्या होता है कि उस कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है हमें। ठीक, तो जो वर्क होता है वही हमारा क्या है कि रेट जो होता है, उस वर्क को करने के लिए जो रेट की जरूरत पड़ती है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर होती है। इसे एक फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जो हमें लर्न करना है वो क्या है, द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, तो जहां पर भी जिस डेफिनेशन में रेट आ जाए तो वहां पर अपॉन में टी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी रेट आता है वहां पर आप क्या कर दोगे, अपॉन में टी कर दोगे। और क्या करना पड़ रहा है हमें, वर्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर W अपॉन टी, तो यही क्या हो जाता है हमारा पावर, यानी कि P को स्टोर हो जाएगा W अपॉन टी। ओके, अब जो लोग क्या है तो W की यूनिट क्या होती थी, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड हो जाती है। और इसको जो कि क्या था, एक हमारे साइंटिस्ट थे वाट, ठीक, उन्होंने दिया था, तो इसकी यूनिट हो जाती है वाट। ठीक, इसकी एसआई यूनिट आप बोलोगे कौन सी हो जाएगी, वाट। ठीक, दूसरी बात क्या है कि इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्मूलाज में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे क्या है डब्ल्यू की अभी जैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वी आई टी, और अपॉन में क्या है, टी। ठीक, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी आई, यानी कि पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वी आई। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि हमारा क्या है, पी इक्वल्स टू होता है वी इंटू आई। ठीक, तो v इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर i इंटू आर, और i ये वाला, तो i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, यानी कि p की जो वैल्यू होगी, ठीक, p इक्वल्स टू होगा आई स्क्वायर आर, यानी कि इस p का एक और फॉर्मूला हो सकता है आई स्क्वायर आर। साथ ही साथ वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसी में अगर आप रख दो, हमें ओम्स लॉ पता ही है, v इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, i के प्लेस पर आप लिख सकते हो v अपॉन आर। ठीक, तो यानी कि जहां पर i है वहां पर v अपॉन आर लिखोगे, यहाँ पर v अपॉन आर लिखोगे तो यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो इस टाइप से आप जो हमारा पावर था, पावर की डिफरेंट फॉर्मूलाज को देख सकते हो। क्लियर होगी बात? आपको इन सबको मेमोराइज करना पड़ेगा, या तो आप किसी एक को मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डेराइव कर सकते हो। क्लियर होगी बात? दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक बिल। ठीक, इलेक्ट्रिक बिल क्या होता है, ये सबके घर में आते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर क्या आता है, एक इलेक्ट्रिक बिल भी आता है। तो इलेक्ट्रिक बिल क्या होता है कि वो यूनिट्स में आता है। कहते हैं कि कुछ 100 यूनिट का बिल आया है या 50 यूनिट का बिल आया है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो एक टर्म यूज होता है यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बिल की जो यूनिट होती है उसे हम लोग यूनिट ही बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक, और ये जो यूनिट होती है इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग किलोवाट आवर्स में। किलोवाट आवर क्या होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका कोई इक्विपमेंट है 1 किलोवाट का, वो एसी है मतलब, ठीक, उस एसी का पावर कितना है, 1 किलोवाट है। ठीक, और उस वाट को हम लोग क्या है 1 घंटे तक यानी कि 1 आवर तक अगर आप इस चीज को चलाते हो तो आपका 1 यूनिट निकल के आता है। यानी कि 1 किलोवाट की किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अगर आप 1 आवर तक एग्जीक्यूट कराते हो या चलाते हो उसको,
ठीक है, तो हमारा बिल जो है वो वन यूनिट का बन जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक, तो ये क्या है, जो किलोवाट आवर है इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हो जाती है और इसे आप लोग यूनिट्स भी बोलते हैं। इसका बेस न्यूमेरिकल पक्का आता ही है। ठीक है, ओके। अब किलोवाट आवर को जो है हम लोग जूल्स में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं? ठीक, तो किलोवाट आवर था, ठीक। अब इस किलो को, जहाँ पर किलो होता है, किलो की जगह पर आप क्या लिखते हो? 1000 लिखते हो। तो इस किलो को किलो के प्लेस पर हमने लिख दिया 1000। ठीक, फिर ये वाट हो गया और इस आवर्स को अगर सेकंड में करोगे तो 60 × 60 करना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जैसे करते हो। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने ऐसे भी कर दिया है कि W जो था, जो वाट था, उसको हमने ब्रेक कर दिया है जूल पर सेकंड में, जैसे हमने यहाँ पर बताया था। ठीक है, वाट लिख लो चाहे जूल पर सेकंड लिख लो। तो इस वाट को हमने जूल पर सेकंड लिखा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो होता है, ठीक है, ये इतने जूल के इलेक्ट्रिक है। ओके, तो फाइनली आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो आपके टच में हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।